इसी बाबत चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि पवन गोयल हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, उमाशंकर राजभर है सुभाषपा प्रवक्ता और शरद सरन है सपा प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार है राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चर्चा में। पोद्दार जी की एक बार प्रतिक्रिया ले। निरंजन पोद्दार जी, जिस तरीके से दावेदारी सामने आई है सहयोगी दलों की, सब कुछ ठीक है, हम साथ साथ है वाली स्थिति है क्या? वही पिक्चर है पूरी? देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, और दूसरी भाषा में इसको यूं कहें कि ये दिल मांगे मोर। थोड़ा सा इको आ रहा है प्रियंका जी, ठीक करवाइए थोड़ा सा ना। जी जी हाँ हाँ, तो कहा जाता है ये दिल मांगे मोर। इस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे इसके अंदर आप निषाद पार्टी की बात करें, चाहे सुभाषपा की बात करें, चाहे आप और अन्य पार्टियों की बात करें, देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से ये सब लोग राजनीति करने के लिए आए हैं, और राजनीति के अंदर हर एक व्यक्ति को और हर एक राजनीतिक पार्टी को अपना विस्तार और अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखने का अधिकार भी है, और मेरे हिसाब से ये उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि बिना महत्वाकांक्षा के और बिना अधिकार के अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए निकलता है, तो मेरे हिसाब से वो उसके साथ न्याय नहीं कर रहा उसने उस कार्य के साथ। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें प्रियंका जी, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ एक जैसे कहा जाता है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का, हरि को घटो जो भृगु मारी लात। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों को देख रही है, सारी चीजों को परख रही है, और भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में जो रणनीति है या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो मेरे हिसाब से इतना परिपक्व है और इतना वो समझदार भी है कि किस व्यक्ति को कितना आधार, किसका कितना आधार है, किसका कितना जनाधार है, तो किसको कितना दिया जा सकता है। निश्चित रूप से ये मैं इस चीज को कोई बहुत आप ये समझ लीजिए अचंबा करने वाली चीज, जैसे आपने कहा सामान्य स्थिति में, इसको असामान्य भी नहीं मान रहा, पहली बात। दूसरी बात क्या है प्रियंका जी, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर अपना विस्तार करती जा रही है, कि जैसे अभी 3 राज्यों के अंदर, यानी कि स्पष्ट भाषा में कहूं तो हिंदी बेल्ट के अंदर जिस तरीके से अप्रत्याशित फैसले आए हैं 3 राज्यों के, तो इनसे देखिए निश्चित रूप से जो सहयोगी दल होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि पेड़ के साथ लग करके बेल भी खड़ी हो जाती है, तो उसी तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सुभाषपा हो, तो या अपना दल हो, जो भी पार्टियां हैं वो ये चाहेंगी कि भाई हमारा इस बहती गंगा में हमारा भी कुछ ना कुछ विस्तार हो जाए, क्यों। और लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें होती है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक समझ लीजिए एक मोमेंटम बनता जा रहा है, तो वैसे इनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जा रही है, और उधर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वर्चस्व बनता जा रहा है। उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी किसी की बार्गेनिंग पावर है जो भारतीय जनता पार्टी को झुका करके या भारतीय जनता पार्टी को लेटा करके उससे कोई छीन सकता है। रही बात अगर स्वयं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो आप देखिए आधा गिलास भरा या आधा गिलास खाली, ये आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। कि जिस तरीके से रमन सिंह जी की बात करूं, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करूं, या वसुंधरा राजे जी की बात करूं, जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, उन्हीं लोगों से पंक्ति की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का नाम घोषित करवा करके, उनका नाम प्रस्तावित करवा करके, और इन्होंने नए मुख्यमंत्री बना दिए, और उसके बावजूद उनकी तरफ से कहीं कोई मनों का मलाल और बॉडी लैंग्वेज स्पष्ट नजर आ जाती है, लेकिन कहीं कोई विद्रोह या कोई किसी प्रकार का आपको लगा होगा कोई बगावत, जबकि हमने तो देखा है कि जब सरकारें बनती है उसके बाद में किस तरीके से उस पार्टी के अंदर या उन सरकारों के अंदर छीना झपटी चलती है। 2018 का राजस्थान का एग्जाम्पल आपके सामने है, जब सचिन पायलट जी मेहनत करके अपने साथ यूथ ब्रिगेड को जोड़ करके गांव-गांव पसीना बहा करके पार्टी को जब बहुमत के पास ले आते हैं, तो उसके बाद में सरकार की छीना झपटी चलती है। या यूं कहें डीके शिव कुमार जी जब कर्नाटका के अंदर इसी तरीके का अगर बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद में वहां पे भी आपने सारा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं को पीछे करके, अगर मान लीजिए अपने कनिष्ठ और नए लोगों को आगे किया, और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए ये फैसले लेने की ताकत, फैसले लेने की ताकत को दिखाता है। ठीक है, अभी जो निरंजन जी कह रहे थे उसमें एक बड़ी सही बात उन्होंने बोली, और अगर उस पर देखा जाए तो उस पर बात भी करने की जरूरत है। निरंजन पोद्दार जी, एक टिप्पणी आपसे दी।
देखिए, अगर 2019 का हम समीकरण देखते हैं, उस दौरान भी सुभाषपा ने मांग की थी कि देखिए हमें सीटें दीजिए, झोली में कुछ खास आया नहीं। निषाद पार्टी ने भी मांग की कि हमें कुछ दीजिए, कुछ सीटें हैं उस पर हम लड़े, वहां पे भी झोली खाली ही रही। अपना दल भी सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आई। तो उस बाबत अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का समीकरण, जातिगत समीकरण, सियासी समीकरण बड़ा उलट होता है। तो ऐसे में वो जो रणनीति थी, क्या आपको लगता है कि रणनीति यहां पर भी काम करेगी, खासतौर पर तब जब घोसी जैसा एक तरीके से घटनाक्रम देखने को मिल गया कि भाई सीट जो है वो हाथ से निकल गई। मानते हैं कि रामपुर और आजमगढ़ जैसी उपलब्धियां हैं, लेकिन उसके बावजूद तो उम्मीद ये थी कि घोसी भी साथ में जाएगी, तो वहां पर तो झटका मिल गया है। तो ऐसे में समीकरण उत्तर प्रदेश के तो बदलते हैं 3 राज्यों के मुकाबले अगर देखें तो। देखिए प्रियंका जी, अगर आप मेरा विचार पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, सबको अपनी क्षमता का पता होता है। चाहे उसके अंदर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, सुभाषपा की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल की बात करें, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, हर पार्टी को अपनी क्षमता का पता होता है। अब इसके अंदर देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको जैसे पूर्व में कहा कि किसी भी व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है और जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये दिल मांगे मोर, और अगर उनको अपनी क्षमता के बावजूद अगर वो और ज्यादा पाना चाहते हैं, किसी और चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये इसको आप कोई अस्वाभाविक चीज ना मान के चलिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 2019 और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, कई बार क्या होता है, परिप्रेक्ष्य और समय अपने अपने हिसाब से स्थितियों को परिवर्तित करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि भाई जो ये मांग कर रहे हैं उसके बाद में ये इस चीज के ऊपर कितना अड़ते हैं, और अगर इनको वो चीज नहीं मिलती है तो उस स्थिति के अंदर सामने वाले के पास विकल्प क्या है। यहाँ पे अगर दोनों गठबंधनों की मैं बात करूं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की, तो प्रियंका जी आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आज जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर किसी भी गठबंधन में, चाहे वो व्यक्तियों का गठबंधन हो, चाहे वो राजनीतिक दलों का गठबंधन हो, उनके अंदर एक भरोसा, एक दूसरे के प्रति विश्वास और साथ में त्याग की, या यूं कहें कि सैक्रिफाइस करने की एक भावना उसके अंदर होनी चाहिए, तभी उस गठबंधन की सार्थकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन मान लीजिए 26-27 दलों का गठबंधन बनता है, तो उनके अंदर सबसे पहले तो एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास है, क्योंकि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को बनाया जाता है, अजय राय जी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना संगठन मजबूत करने के लिए कुछ सपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कुछ बसपा के नेताओं को तोड़ करके जब अपनी पार्टी में विलय करते हैं, अपनी पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मन में एक समझ लीजिए अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है कि भाई ये तो अपना स्ट्राइक बढ़ा रहे हैं। अगर अपना स्ट्राइक बढ़ा रहे हैं तो मतलब हमारे हिस्से में कुछ ना कुछ ज्यादा लेके जाएंगे। तो तत्काल बाद समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट आता है कि हमने 80 की 80 सीटों पे अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हम 80 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक तो ये हो गया विश्वास और अविश्वास, और इसके अंदर अगर आप देसी भाषा में अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, ये वो इस टाइम में। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर देखिए, निश्चित रूप से अपना विस्तार करने की महत्वाकांक्षा सभी को होती है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है नहीं कि भाई जो राजभर साहब की बात करूं या संजय निषाद जी की बात करूं या अनुप्रिया पटेल जी की बात करूं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज हमें अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हमें अपनी राजनीति खड़ी करनी है तो हमें एक मजबूत नहीं, लेकिन ये भी तो है ना निरंजन जी कि एक बड़े वृक्ष के नीचे जो छोटा पौधा है वो कितना पनपेगा। नहीं प्रियंका जी, इसके अंदर दो पौधे का फर्क होता है। आप ये मान के चलिए, एक होती है खरपतवार जो उस पेड़ को ही नष्ट कर देती है, लेकिन जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा कि हमारे यहाँ जो किसान वर्ग से आते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ कहते हैं कि पेड़ के साथ लग करके बेल खड़ी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं पेड़ को भी पोषित करती है और स्वयं को भी खड़ा कर लेती है। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी ही कुछ, मैं इस चीज को भाप रहा हूँ और मैं इस चीज को देख रहा हूँ। बाकी तो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग हैं, इनका क्या मंतव्य, किसका क्या मंतव्य बनता है, ये चीज देखने वाली है। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत संवेदनशीलता से इनकी बातों का विचार करेगी, क्योंकि
हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब पेड़ फलों से लदता है तो वो कहीं ना कहीं झुकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं तो कदाचित वो मोदी जी की जो अपनी जो कार्यशैली है उसके अंदर वो चीज मुझे परिलक्षित होती हुई दिख रही है। प्रियंका ठीक है, निरंजन जी की टिप्पणी ले ले, वक्त बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से। हाँ प्रियंका जी, छोटे छोटे 3 बिंदुओं में मैं अपनी बात रखूंगा। पहली बात, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, विशेषकर मैं हिंदी पट्टी की 3 राज्यों की बात कर रहा हूं, वहां पे आप देखिए कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर है राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना और एक अडानी का मुद्दा लेकर के गए थे और मेरे हिसाब से जनता ने इनको नकार दिया। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब कोई एक मुद्दा किसी मुद्दे पे चुनाव हो जाता है उसके बाद में वो मुद्दा सार्थक रहा है निरर्थक रहा है ये पता चल जाता है। क्योंकि जैसे अडानी जी का मुद्दा है, इसके अंदर तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं प्रियंका जी, जब से ये जो साहू जी के घर से 351 करोड़ रुपए निकले, लोग ये कह रहे हैं कि राहुल जी तो कहते थे कि भाई बिजली का बटन दबाती पैसा अडानी के खाते में चला जाता। मतलब ये है कि जो आरोप लगाए गए बहुत ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आए, कम से कम 3 राज्यों के नतीजों ने तो यही साबित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, उमाशंकर जी, शरद जी, उसके साथ ही निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए।